3. चैनल चैनल पर ये कह रहा है कि किसी में चैनल सेलेक्ट कर ले, चैनल से अरेंज कर फर्स्ट ऑप्शन एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल अपॉन एन पावर एम। किसी को बोल दो करना तुम लोग पूछना ट्रायल एटलीस्ट
half. Three balls. Different होंगे। अपने पास वन फर्स्ट सेकंड से आइटम्स हो। या 147 या 15
नहीं आ- रहा है। Continuous ऑन। हाँ, तो वापस से बदकिस्मती हाँ, मतलब ऐसा ही लगता ही है, अनिश्चितकालीन छुट्टी पे चले गए हैं। अनिश्चितकालीन मतलब समझ ही गए। कुछ भी बकवास मत किया करो। अब उस जिसके जो भी पर्सनल रीजंस हो, आपको आपकी पढ़ाई से मतलब है बस। ये बात जान लो बस कि स्वस्थ हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ORM 2 स्टार्ट करना है। ORM 2 ही तो स्टार्ट करना है। क्या बोल रहे हो समझ में यार। ORM 2 नहीं बोला गया है मुझे तो, कि फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और ORM 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जिसको अभी भी कोई जरूरी बातें करनी है तो बाहर जा सकते हैं, फिर अपना घर गृहस्थी की बातें करके वापस आ जाना। जरूरी जो भी हो, और जिसके लिए केमिस्ट्री जरूरी है, अभी पढ़ना जरूरी है, वो चुपचाप बैठे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमें कौन कौन से मैकेनिज्म पढ़ने हैं। ORM 2 में फर्स्ट में आपने पढ़ लिया SN2TH और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 2 मैकेनिज्म पढ़े। अब इसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद एडिशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कुल मिला के 2 तो कम से कम 3 में से मेजर मैकेनिज्म्स हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन से कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, मतलब किन में देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, है ना। फिर SN2TH किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एसिड डेरिवेटिव्स की, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एल्केन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। उसके पीछे रीजन क्या है देखो, एक तो एल्केन्स जब भी हमारे पास आएंगे RH है, तो इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, है ना। इसमें कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, इसमें से एलिमिनेशन भी, मतलब डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन जैसे आप पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड में उस तरह का नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे बेसिक मैकेनिज्म क्या हो सकता है, एक H को हटा के कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा दिया जाए। तो एक को हटा के दूसरा लगाना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब वो किस मैकेनिज्म से होगा, वो बेसिकली इसमें जो रिएक्शन देखी जाती है वो कौन सी है, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे आपने यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एल्काइल हैलाइड बनता है प्लस HX। तो इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, ऑब्वियसली मैकेनिज्म में ही छुपा हुआ है ये पॉइंट। तो
तो सबसे पहले आप ये जान लें कि RH और X2 दो आपके पास कंपाउंड्स हैं जिन्हें सनलाइट मिल रही है, तो हमें देखना है कि कौन पहले टूट जाएगा, किसका बॉन्ड पहले टूट जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम देखें BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो आपके X2 की कम होती है RH से, या ये बोलते हैं RH की ज्यादा होती है X2 से। तो पहले कौन टूटेगा, X2 का बॉन्ड टूटेगा। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो किस तरह के स्पीशीज बनते हैं, होमोलाइसिस होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पे कराएंगे होमोलाइसिस, क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। अब यही फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पे, दूसरा कौन मौजूद है, एल्केन मौजूद है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये X जाके H के साथ मिल जाए, HX का बॉन्ड बन जाए और इंटरमीडिएट की तरह से R रेडिकल बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, ये X जाके R पे अटैक करे, RX बन जाए और H रेडिकल बने। क्या ये वाला पॉसिबल है? इसके लिए ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, स्टेबल ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन फिर बैकवर्ड चल जाएगी। मतलब हमें कहने का मतलब H रेडिकल जैसा कोई इंटरमीडिएट ऑब्टेन नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो सिर्फ इस प्रोसेस पे जाएंगे जिसमें R रेडिकल बन रहा है। नेक्स्ट, अगर R रेडिकल बन चुका है तो वो क्या करेगा, खाली थोड़ी बैठा रहेगा, किस पे अटैक करेगा, दो ही चीजें थी, X2 RH, X रेडिकल बना RH पे अटैक कर दिया, R रेडिकल बनेगा तो X2 पे अटैक करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फिर से R रेडिकल ने जैसे ही इस पे अटैक किया क्या बन गया, RX प्लस X रेडिकल। तो पहले वाले स्टेप में आपने देखा कि X रेडिकल बना, तो इसमें जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हुई है, और ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर कंटिन्यूस चलती जाती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब, आप जैसे ही एक फोटोन का ये एब्जॉर्प्शन करता है X2, तो ये स्टेप 5000 टाइम्स तक रिपीट करता है। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया इनिशिएशन, चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई, तो इस पहले स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, चेन इनिशिएशन। सेकंड वाले में जिनमें रेडिकल्स बन रहे हैं, यही आगे रिएक्शन को प्रोपेगेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप्स को एक में ही काउंट किया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, चेन प्रोपेगेशन। एंड लास्ट, कोई भी रिएक्शन स्टॉप कब होगी, जब उसको प्रोपेगेट कराने वाले खत्म हो जाए, सिंपल सी बात है। तो प्रोपेगेशन कौन करा रहा है, रेडिकल्स ही तो करा रहे हैं ना। एक रेडिकल बन रहा है, दूसरे पे अटैक कर रहा है, फिर दूसरे से बन रहा है, फिर जाके पहले वाले मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। तो कुल मिला के अगर इन रेडिकल्स को ही खत्म कर दिया जाए तभी रिएक्शन रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रोकेंगे हम नहीं रोकेंगे तो प्रोबेबिलिटी की बात है, R रेडिकल टकरा जाए आपस में, ठीक है, RX रेडिकल टकरा जाए या फिर XX रेडिकल, तो इन तीनों में ही, तीनों प्रोबेबिलिटीज में हमें ये जरूर दिख रहा है कि रिएक्शन फाइनली क्या हो जाएगी, अगर ये रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। समझ में आया मैकेनिज्म, क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब आपसे सवाल पूछना है कि इन पूरे प्रोसेस में, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? बिल्कुल सही, सेकंड। क्यों? रीजन, देखो जनरली आप ऑर्गेनिक में जैसे याद करते हैं कि इंटरमीडिएट बन रहा है, कई बच्चों का यही जवाब होता है, पर सही रीजन क्या है, इस स्टेप के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाईएस्ट है, इसलिए ये स्लोएस्ट स्टेप है और इसीलिए ये RDS है। समझ में आया रीजन? कोई भी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग कब बनता है, जब वो सबसे स्लो हो, और स्लो मतलब सबसे टफ होगा ना, तभी तो धीरे हो रहा है। और धीरे क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसके लिए मैक्सिमम चाहिए। तो पहले तो हम लिख देते हैं ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाली बात मैंने कैसे कही, तो अब देखते हैं फिर से, यहाँ X2 का बॉन्ड टूट रहा था,
कम एनर्जी चाहिए, यहाँ RH का बॉन्ड टूट रहा है, फिर यहाँ X2 का बॉन्ड टूट रहा है, और इनको तो एनर्जी चाहिए नहीं, ये तो सारे एक्सोथर्मिक होंगे, ये तो एनर्जी और देंगे, ठीक है। हाईली अनस्टेबल स्पीशीज मिलके स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, क्लियर। तो कुल मिला के चैलेंज तो इन 3 में ही था ना देखने के लिए। तो 2 में तो X2 का बॉन्ड टूट रहा है, तो X2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या RH का बॉन्ड तोड़ने के लिए? डेफिनेटली RH का बॉन्ड, क्लियर। तो इससे हमने डिसाइड किया कि सेकंड स्टेप के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाईएस्ट है, इसलिए यही वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर इतना? कोई डाउट यहां तक? लिख लो पूरा, एक पॉइंट और ऊपर लिख देते हैं स्टार्टिंग में। शीट डिस्कशन हो गया आपका ORM1 का? कितना हुआ है? एक्सरसाइज 1 हो गई और 2 और 3 पूरी बाकी है, सेकंड और थर्ड वो बाकी है। तो सबसे पहले है ना एक्सरसाइज 3 करके लाना। क्या अब मैं ही आऊंगी? बता दिया ना सर, आपके अनिश्चितकालीन हिंदी समझ नहीं आती क्या? इनडेफिनेट लीव पे चले गए। बिल्कुल, हाँ वो खुद पढ़ाई करने के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया है। अब ये बात अलग है, 1 महीने बाद लेते, पहले ही ले लिया। जल्दी से लिखो, हो गया कंप्लीट? तो जो लोग बातें कर रहे हैं वो धीरे लिखा करो ताकि बातें करने का समय ना मिले। अरे मास्क लगा के भी बोलते हो तो पता तो चल ही रहा है बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो फिर? हो गया अब तो कंप्लीट, लिख लिया? डन? ऊपर वाला मिटा रही हूँ ना, नीचे वाला नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं कि ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहीं से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं पहले लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, चलो बताओ, आप लोग बताएंगे। ये आपके सामने है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सोचो। सबसे पहले जो दिमाग में आता है, मतलब आपको सीक्वेंस से बोलना जरूरी नहीं है, जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वो बताएं। आर रेडिकल की स्टेबिलिटी, इन जनरल दिमाग में यही आता है कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी,
ठीक है, तो यहाँ पे जो आर रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये स्टेप उतना ही जल्दी प्रोसीड करेगा, तो रेट बढ़ जाएगी, मतलब फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल। नेक्स्ट बताएं और किस पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आर एच, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितना आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो दूसरा हम लिखते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आर एच। और कोई पॉइंट है? देखो प्रोडक्ट साइड एच एक्स भी तो बन रहा है, तो एच एक्स की स्टेबिलिटी पे भी तो निर्भर करेगी ना रेट ऑफ रिएक्शन। जितना स्टेबल बनेगा एच एक्स, रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट प्रोसीड करेगी। तो तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ एच एक्स। हो गए टोटल यही 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्लियर? चलो अब इसके बेसिस पे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे पहला लिखा हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन, इसको भी नॉर्मली लिख देते हैं। इन सब की रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स क्लोरिनेशन। नंबर 2 टोलुइन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन, and tertiary butyl benzene. Reactivity towards bromination. आसान है, क्या होगा फर्स्ट में? 4 3 2 1 है ना। रेडिकल हमेशा वहां पे बनाएंगे जहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री कार्बन भी अवेलेबल था और 3 डिग्री भी था, तो अपने आप से हम 3 डिग्री पे बनाएंगे। इससे एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछ लेते हैं कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा है। तो बेसिकली प्राइमरी CH बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल क्या होगा, लेस स्टेबल। इसका मतलब उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। फिर आएगा 2 डिग्री CH, फिर 3 डिग्री। तो 3 डिग्री CH हमने क्यों तोड़ा सबसे पहले? तो हम उसके स्टैट्स याद नहीं रखते कि 3 डिग्री CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। हम सीधे सीधे कैसे लिंक करते हैं कि 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो आसानी से टूट रहा होगा। इसलिए टर्शरी कार्बन के साथ जो H का बॉन्ड है वो वीकेस्ट होगा। क्लियर? ठीक है, इसमें कोई हंसने वाली बात, कोई फन एलिमेंट? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा? 4 3 2 1। क्लियर? रेडिकल बना के देखने की जरूरत है क्या? और इस पे तो क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। अगला बताएं।
बोलो 3 2 1 4। इस बार 4 लास्ट में आएगा क्योंकि आप यहाँ पे जो रेडिकल बना सकते हैं वो 1 डिग्री बनेगा और रेडिकल कार्बोकेटाइन की तरह रीअरेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो तो लेस स्टेबल ही रहेगा ना, फिनाइल बल्कि माइनस आई और लगा रहा है उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास फोर्थ में इस बार रेडिकल बन रहा है वो बेंजाइलिक पोजीशन पर नहीं है, देख रहे हैं सबको। और बाकी सब जगह रेडिकल कहाँ बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइलिक पोजीशन पे बनेगा हर जगह। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 हाँ 2 1 4। तो ऑर्डर लिख देते हैं 3 2 1 4। फिर से क्लोरीनेशन करा देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड में बिल्कुल सही है 3 2 1। यहाँ कार्बोकेटाइन थोड़ी है, एंटी एरोमेटिक वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, रेजोनेंस किस में ज्यादा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल कौन सा बनेगा, फिर क्लियर। अगले वाले में क्वेश्चन हमने क्या चेंज कर दिया, इस बार एल्केन कांस्टेंट है, मीथेन पे ही हमें हैलोजिनेशन कराना है। एक बार फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। तो आपको ये बताना है कि कौन से हैलोजन की रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, किसकी स्लोएस्ट होगी। आयोडीन की फास्टेस्ट होगी, क्यों, बिल्कुल फ्लोरिनेशन फास्टेस्ट होगा और आयोडीनेशन स्लोएस्ट होगा। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, अच्छा यहाँ तो आपको सीधे फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन का जो थर्ड फैक्टर है उससे मिल गया, पर इसी को स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी पूछते हैं और कंफ्यूज करते हैं कि आपको दे देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन जो है वो इस ऑर्डर में होती है, किस ऑर्डर में होती है याद है किसी को, ये होता है, ठीक है। तो सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन का है, फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है इसलिए पीछे चला गया, तो Cl2 की मैक्सिमम। अब ये देने के बाद आपसे पूछते हैं कि बताओ कौन सा हैलोजन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, तब भी हमारा आंसर वही रहेगा क्योंकि जो हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन की ही नहीं जाती। पहले स्टेप में टूट गया ना H2 का बॉन्ड, क्या वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, तो जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रहा है वही तो रेट को अफेक्ट करेगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक्स रेडिकल बन चुका है, अब वो कितनी भी एनर्जी से लेके बना हो, ठीक है, अब वो एक्स रेडिकल अटैक करके HX बना रहा है। तो ये जो हमने ऑर्डर दिया है ये किस बेसिस पे दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ HX। अब कौन सा HX सबसे ज्यादा स्टेबल है, आया समझ में, क्लियर। तो फ्लोरिनेशन फास्टेस्ट भी होता है और आगे समझाएंगे एक्सप्लोसिव भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं आयोडीनेशन टू स्लो होता है और रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि जहां HI बनता है वो वापस से HI टूट जाता है और फिर से क्या होता है RI HI मिलके वापस से आयोडीन और RH बना देते हैं, मतलब रिडक्शन प्रोसेस होता है वो एक तरह से। चलो अब यहां तक इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें गलती करते हैं ज्यादातर। रेट ऑफ हैलोजिनेशन, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स यानी एनर्जेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
तो अब यहाँ पे हर स्टेप के लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन, X2 से हमने क्या बनाया था, X रेडिकल। तो इसके लिए आपको कैसा एनर्जी लेवल डायग्राम मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, X2 से X रेडिकल बन रहा है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे रुक जाएंगे, मतलब पीक पे रुक जाएंगे हम, हाईएस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस स्टेप के लिए जो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पे हम रुकेंगे। क्लियर? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो दूसरे स्टेप के लिए हाईएस्ट है, पर यहाँ पे आपने X2 लिया, जितना भी इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी यहाँ पे आपने दे दी। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप। क्लियर? तो ये स्टेप ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक। इस स्टेप में हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? तो ये हो गया डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव, और डेल्टा H यहाँ पे किसके बराबर है, डेल्टा H क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वही तो EA भी है यहाँ पे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? दूसरा पॉइंट आपके पास है चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में दो स्टेप हैं, दोनों को अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। एक्स रेडिकल बन चुका है और किस पे अटैक कर रहा है, RH पे। R रेडिकल बन रहा है और HX का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए हमें ग्राफ बनाने से पहले ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे RH था और यहाँ पे HX है। तो कोई भी रिएक्शन एक्सो या एंडो इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है या रिएक्टेंट की। ठीक है? तो अगेन किसकी जरूरत पड़ी, इसकी बॉन्ड एनर्जी और इसकी बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फिर से बॉन्ड एनर्जी के इधर लिख देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ HF की ज्यादा होती है CH से, मतलब RH से। बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं, मतलब HX हैं, उन सब की कम होती है। तो इससे ये पता चलता है कि फ्लोरिनेशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, रिमेनिंग एंडोथर्मिक होंगे। तो HCl, HBr और HI। क्लियर यहां तक? अब देखो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये कौन से हैलोजन के लिए बनाया, फ्लोरीन के लिए। HF बनेगा ना नीचे, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप इससे क्या समझते हैं, किसी का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब वो मोर स्टेबल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। थर्मल स्टेबिलिटी तो देखते हैं। एकदम ऐसे क्यों बैठे हो कि कुछ एकदम विचित्र बात मैं कुछ बोल रही हूँ। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। समझ लिया हम इसको, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास था एक्स रेडिकल और RH। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या दिखाते हैं, नया बॉन्ड बनते हुए और पुराना बॉन्ड टूटते हुए। ये रेडिकल दिखा दिया ऊपर। यहाँ पे बन गया HF और R रेडिकल। यही ग्राफ अगर इसी में हम देखें, यहां से चेंज कर देते हैं केवल, तो ये रेड वाला ग्राफ किसके लिए होगा, बाकी सभी HX के लिए। तो यहाँ पे आपके पास X जो है वो क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन सब के लिए डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक, और फ्लोरिनेशन के लिए डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो आपने जनरली देखा होगा कि हम केवल कौन सा हेलोजिनेशन कराते हैं एल्केन में, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव हो जाता है और आयोडीनेशन रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है? तो यहां तक पहले ड्रॉ करें, फिर बाकी स्टेप्स के लिए बनाएंगे।
किसकी? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? आपने ग्राफ नहीं बनाया क्या इससे पहले SN2TH में? SN2TH छोड़ो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ लो, XYZ एक्सिस के अकाउंट अलोंग कोऑर्डिनेट्स तो समझते हैं, है ना? तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिसके अलोंग हम मान रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं और रिजल्ट मिल रहा है हमें एज अ प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। तो वो बस एक पॉइंट लिख दिया जाता है। आपने इससे पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ग्राफ देखे होंगे, यहाँ नहीं 12th में तो देखे होंगे ना। तो बेसिकली हमेशा यहाँ पीई लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ क्या लेते हैं? आरसी। इसका मतलब होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो हम एक मान के चलते हैं ऐसी वैल्यू जिसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके उस कोऑर्डिनेट्स के अलोंग रिएक्शन दे रहे हैं। कंप्लीट हुआ? ये तो लिख ही लिया ना यहाँ तक। चलो आगे, इसमें तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप तो वैसे टर्मिनेशन है, पर प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप। बी पार्ट सेकंड का क्या हो रहा था? उसमें आर रेडिकल अटैक कर रहा था फिर से X2 पे और RX बन रहा था। अब इसमें देखो X2 और RX में किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? RX का। तो CX बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब CH ही ज्यादा होता है, चलो लिख ही दिया है तो ये भी बता दें, जब CH ही ज्यादा होता है तो CX तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? मोर पोलर बॉन्ड हो गया ना, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गए, तो इसलिए स्ट्रेंथ भी क्या होगी? क्लियर? तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये सभी के लिए क्या होगा? एक्सो के एंडो? ये सभी के लिए होगा एक्सोथर्मिक। R रेडिकल प्लस X2 ट्रांजिशन स्टेट, EA3 प्रोडक्ट RX प्लस X रेडिकल। डेल्टा H is positive for all halogens। मतलब सभी हैलोजन के लिए यहां पे आपको, एक मिनट उल्टा लिख दिया, सभी के लिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक है ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर ऑल हैलोजेंस। कोई भी ले आओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके लिए नेगेटिव हो। आखिरी आप कोई सा भी, एक मिनट इसको समझ लें, कोई भी आप चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप लेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो, कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें? हाईएस्ट एनर्जी से, और कहां जाएंगे? यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका R रेडिकल X रेडिकल, और ये प्रोडक्ट बन गया RX। अब इसके लिए सवाल पूछा जाता है डेल्टा H क्या होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक है ये तो, है ना, इसको एनर्जी चाहिए नहीं है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने बोला था कि EA और डेल्टा H बराबर है, पहले स्टेप में इनिशिएशन में, क्या यहाँ पे भी ऐसा बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इसको क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए? नहीं, इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 है, ये तो ऑलरेडी हाईएस्ट एनर्जी पे, तो ये तो स्पॉन्टेनियसली कंबाइंड होके क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनको थोड़ी कोई एनर्जी की जरूरत है कंबाइंड करने के लिए। इसी तरह के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड इसी साल क्वेश्चन था ना जेईई एडवांस में, देखा क्या पेपर? अगर दिया ही है तो याद ही होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा कि देखा था क्या पेपर।
बहुत ज्यादा नई चीज नहीं पूछते जेई में, कंसेप्ट वही रहता है, पर डिपेंड यही करता है कि आपने उसको अच्छे से समझा है। तो एप्लीकेशन पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि वो सवाल हमेशा नए तरह से फ्रेम करके देते हैं, है ना। यही तो खासियत है जेई के एग्जाम की, और क्या सीधे किताबों से उठा के थोड़ी ना दे देंगे। तो बेसिकली आपको अप्लाई करना है खुद से, यहीं पे जाके बस आपका जो एप्टीट्यूड है वो काम आता है। कंसेप्ट आप सीख लेंगे, अब वो बात अलग है, कुछ लोग कंसेप्ट भी नहीं सीख पाए तो अलग बात है, पर कंसेप्ट अगर सब सीख भी लेते हैं तो एप्लीकेशन भी आपको करनी आनी चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के लिए आपको डीपीपी शीट की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है, ताकि आप सीखें कि इसको अप्लाई कैसे करना है। डन यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ? नहीं हो गया? चलो, तो ये तो हो गए बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, हालांकि बहुत प्रीवियस पॉइंट है, पर देखते हैं क्या मालूम होगा। जैसे आप CH4 और X2, यहाँ पे X2 में आप मेंशन कर ही देती हूँ, Cl2 ले रहे हैं, है ना, और आपने दोनों को 1:1 के रेशियो में लिया, ये भी 1 मोल और Cl2 भी 1 मोल। तो आप प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बनेगा, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे? CH3Cl तो बनेगा, लेकिन ये सब भी बनेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। इसका रीजन है कि जैसे ही मिथाइल क्लोराइड बनेगा, तो मिथाइल क्लोराइड पे जो CH2 रेडिकल Cl बनेगा, वो और भी ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो हालांकि वो तो आपको दिखता है कि क्लोरीन तो -I का ग्रुप है, फिर कैसे रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो +M का भी ग्रुप है। और आपने अगर देखा हो या बताया गया हो कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी +M और -M दोनों से स्टेबलाइज्ड होती है, मतलब दोनों से बढ़ती है। तो कुल मिला के आपको ये सब छोड़ो, ये याद रखना है कि यहाँ पे पॉलीहेलोजिनेशन होगा। तो अगर आपको सिर्फ मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो क्या रेशियो लेना चाहिए? सिर्फ ये बनाना है। ये बहुत पहले पूछा हुआ सवाल है जेई में कि इनका क्या हम प्रपोर्शन लेंगे, हैलोजन का और मीथेन का। सिंपल सी बात है, क्या प्रपोर्शन क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे इसको, बस। अगर मीथेन एक्सेस में है तो पूरा प्रोसेस रिएक्टिविटी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट कर गया। अब अगर CH3Cl बन भी गया तो भी एक्स रेडिकल किस पे अटैक करेगा, मीथेन पे ही ना, क्योंकि चारों ओर तो मीथेन ही मीथेन है उसके। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो अगर आपको मोनोहैलोजेनेटेड कंपाउंड बनाना है और पूछा जाता है कि क्या प्रोपोर्शन लेना है, तो हमेशा एल्केन को एक्सेस में लेना पड़ेगा। क्लियर? ऑर्गेनिक में ऐसी बहुत रिएक्शंस आएंगे आगे, जहां रिएक्शन को आप एक स्टेप पे रोक नहीं सकते, और उसका रीजन होता है बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन रुकती ही नहीं है। एक रिएक्शन तो आ भी चुकी है, आप एसिड हैलाइड पे जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड की, तो क्या रिएक्शन रुक जाती है कीटोन तक? बनता है ना एल्कोहल। तो अगर आप एसिड हैलाइड ले रहे हैं और उस पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या कीटोन मिलता है? कभी भी एल्कोहल बनता है। समझ गए? तो इसका भी तो यही रीजन है, क्योंकि इससे बनेगा कीटोन, और कीटोन इज मोर रिएक्टिव, तो वो फर्दर एडिशन देता है, तो रिएक्शन आप रोक नहीं सकते। एस्टर में भी ऐसा ही होता है, एनहाइड्राइड में भी ऐसा ही होता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे आपको कई रिएक्शंस मिलेंगे। देखो, उस डायरेक्शन में सोचा करो जिस तरह से जेई पूछता है ना, रिएक्शन कर दिया प्रोडक्ट बना दिया। जेई के सवाल ऐसे नहीं आते सिर्फ, ठीक, वहां पे वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि इतने परसेंटेज अमाउंट में ले लिया, इतना प्रपोर्शन ले लिया, अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल पे आते हैं। खैर, नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल्स में आपको देखो, मोनोक्लोरिनेशन करके प्रोडक्ट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां ऑप्टिकल आ जाता है, टोटल प्रोडक्ट काउंट करना, फ्रैक्शंस गिनना, जैसे सवाल 2 बार पूछ चुके हैं जेई में, और फिर पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन से। नॉर्मल ब्यूटेन, अगर हमसे कहा जाता है कि इसमें मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, P नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स,
नहीं बेटा, इसमें आप ऑप्टिकल नहीं गिन रहे हो। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके क्यू नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ। तो जब आपको टोटल प्रोडक्ट्स लिखाया जाता है तो बेसिकली आप खुद से सोचेंगे कि यहाँ पे केवल स्ट्रक्चरल नहीं, अगर स्टीरियो, समझे? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल तो आपके पास दो ही बन रहे थे, यही बना देते, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन तो सिंगल बनेगा, उसमें कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, पर 2 क्लोरोब्यूटेन में तो एक स्टीरियो सेंटर है। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? तो R और S, तो इसको हम लिख देते हैं रेसिमिक मिक्सचर, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अब फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर में हमेशा एनांशोमर है, और एनांशोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एनांशोमर का सेम होता है। क्या अंतर है? एक दूसरे की मिरर इमेज ही तो है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदलेगा? जब पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच की दूरी बदलेगी, और एक मिरर इमेज में कोई ग्रुप्स के बीच की दूरी नहीं बदलती है, तो फ्रैक्शन एक ही मिलेगा इसका। तो फर्स्ट वाला अगर फ्रैक्शन 1 में जा रहा है तो ये दोनों मिलके फ्रैक्शन 2 में जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 2, प्रोडक्ट 3, फ्रैक्शंस 2। ये सेकंड और थर्ड वही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग ईयर्स में जेई में पूछे गए। इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना कि भले ही आपको थोड़ा सा टाइम 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन वर्बली नहीं करना। आप एक बार स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, उसके बाद ही स्टीरियो सेंटर उसमें काउंट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसपे आप लगा रहे हैं क्लोरीन वो कायरल नहीं बन रहा है, पर उसके बजाय दूसरा कोई कायरल बन जाए। इसलिए केयरफुल रहना है। क्या करना है? एक बार स्ट्रक्चर सब बना के देखना है, फिर स्टीरियो सेंटर ढूंढना है। सेकंड करो, सेकंड अपने आप। हो गया? कितने प्रोडक्ट्स आए? 6, फ्रैक्शन 4, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पहले पोजीशन देखिए, कितने तरह के पोजीशंस हैं जहां क्लोरीन आ सकता है? 4। अब इन चारों पे एक एक बार हम क्लोरीन लगा के देखो। 1 पे Cl लगाया, लेकिन कायरल कौन हो गया? कायरल कार्बन सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कितने गिनेंगे?
2 गिनेंगे इसके लिए। सेकंड पे लगाया, कोई कायरल नहीं है, सिंगल ही काउंट होगा 1। थर्ड पे एक कायरल सेंटर, फिर से इसके लिए कितने गिनेंगे, 2। एंड लास्ट फोर्थ पे कोई कायरल नहीं, सिंगल काउंट होगा। प्रोडक्ट कितने हो गए, 2 2 4 5 और 1 6। तो x की वैल्यू तो आ गई 6। फ्रैक्शन की बात जहां तक है तो 4 ही फ्रैक्शन मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले दोनों मिलके फर्स्ट फ्रैक्शन में जाएंगे, तो ये जाएगा सेकंड में। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे तो अलग है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जो दो बन रहे हैं उन दोनों का तो आपस में सेम ही रहेगा ना बॉइलिंग पॉइंट। तो F3 और लास्ट वाला F4। क्लियर कि नहीं? अब इसको करके देखो। सेवन 8, कहीं एक ज्यादा, एक नहीं 8 8 8। और फ्रैक्शन प्रोडक्ट तो 8 ही बनेंगे। देखो ध्यान से क्या गलती करी है, पहले यहाँ पे कितने पोजीशंस हैं, 4 तो पोजीशन है जहां पे क्लोरीन आ सकता है। एक एक करके हर जगह क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन लगाया तो कोई कायरल सेंटर बना, ये बन गया ना बीच वाला। इस पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक क्लोरो इथाइल है और एक हाइड्रोजन है। चारों ग्रुप अलग है कि नहीं? तो कितने काउंट होंगे, 2 प्लस माइनस। चलो सेकंड पे लगाते हैं। सेकंड पे क्लोरीन लगाया, कितने कायरल सेंटर बने, 2। एक खुद जिसपे क्लोरीन है और ये डिसिमिलर एंड का केस है। टोटल कितने यहाँ पे आपको आइसोमर्स मिलेंगे, 4। आर आर एस एस आर एस एस आर, ठीक है। तो 4 में से 2 इनैंशोमर के पेयर होंगे, आर आर एस एस। मैं ये क्यों लिख रही हूँ, फ्रैक्शन गिनना पड़ेगा। प्रोडक्ट गिनने होते हैं तो केवल इतना ही करके चल जाता है, पर फ्रैक्शन गिनना पड़ेगा, इसलिए हमें इनैंशोमर के पेयर बन रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता है ना, जितने कायरल कंपाउंड बनते हैं फ्रैक्शन उसके हाफ होते हैं, ठीक है। तो 4 कायरल कंपाउंड है तो फ्रैक्शन हमेशा उसके 2 मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगाया, अब अच्छी बात है कोई नहीं बना इसमें कायरल। और चौथे वाले पे लगाया तो भी कोई कायरल सेंटर नहीं बना, एक गिनेंगे। तो बताओ कितने हुए, 8 हो गए। तो प्रोडक्ट तो हो गए 8। अब फ्रैक्शन की बारी, तो ये दोनों तो एक ही फ्रैक्शन में जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट सेम। ये दोनों जाएंगे F2 में तो ये दोनों जाएंगे F3 में, इसीलिए कहा था कायरल कंपाउंड के आधे हो जाते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये गया F4 में और ये गया F5 में, तो फ्रैक्शंस कितने हो गए, 5। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन स्ट्रक्चर बना के फिर चेक करना, क्योंकि जिसपे क्लोरीन लगा रहे हो, वर्बली आप देख रहे हो कि यहाँ क्लोरीन लगाया तो कायरल नहीं बना, पर ये मिस हो गया ना, कायरल ये तो बन चुका है। क्लियर? इसलिए हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के ही चेक करेंगे। कोई डाउट इसमें? अब फ्रैक्शन समझ में आ रहे हैं? अब देखो, अगर इस तरह का सवाल दिया जाए हमें कि ये आपके पास पहले से क्लोरीन है, अब इसको कितने फॉर्म में पूछ सकते हैं, इधर ध्यान दें। पहले आपको पहले से यहाँ पे लिख के दिया जाए कि ये +2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। या फिर आपको इस फॉर्म में दिया जाए, अब इसमें लिखनी जाती है वेज बना दिया, मतलब कोई एक ऑप्टिकल आइसोमर दिया है, ठीक है। या फिर एक आखिरी चीज,
इस फॉर्म में दे दें, फिशर प्रोजेक्शन बना के, Cl एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल और एक तरफ H। इन तीनों बातों का मतलब एक ही निकलता है। समझ आया कुछ? हम क्या दे रहे हैं, एक कंपाउंड दे रहे हैं जिसका स्टीरियो आइसोमर फिक्स करके दिया है, यानी जिस सेंटर पे क्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। जो भी होगा, प्लस का मतलब कुछ भी हो सकता है, आर या एस, इसमें तो दिख ही रहा है फिक्स है, निकाल के भी देख सकते हैं, और ये भी आर एस फिक्स करके दिया। अब इसका क्या असर होगा जब हम इसमें क्लोरीनेशन कराएंगे दोबारा? डाइक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा, पर हमें देखना है कितने बनेंगे। तो पहले पोजीशन मेंशन करें, चारों पोजीशन डिफरेंट है। अब एक बार हम लगाते हैं 1 पे, तो 1 पे जब हम क्लोरीन लगाएंगे तो कितने आइसोमर्स काउंट होंगे? वो एक ही काउंट होगा, क्योंकि जहां क्लोरीन है उसका ओरिएंटेशन तो फिक्स है ना, चाहिए दें चाहिए दें। तो जिस सेंटर पे आप फिक्स कर चुके हो और उस पे आप रिएक्शन नहीं करा रहे, तो उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा अपने आप से। नंबर 2, फिर जब आप सेकंड वाले पे बनाएंगे तो कोई भी कायरल नहीं है, तब भी कितना काउंट होगा? एक ही काउंट होगा। नंबर 3, तीसरे पे जब आप बनाएंगे अब कितने काउंट होंगे? 2 ही काउंट होंगे। 2 कैसे? ये प्लस था, ये प्लस बन गया, ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस बन गया, या आप आर एस से मान लो। इसका फिक्स था आर, सपोज, तो ये आर भी बन सकता है, ये एस भी बन सकता है, पर वो तो आर ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा ना अपना, जिसका पहले से आपने फिक्स करके रखा है। लास्ट वन, ये तो मिटा दो ना, प्रीवियस वाला। आखिरी इसमें कौन सा बनेगा? 4th नंबर पे। अगेन कितना काउंट करोगे? आया समझ में? तो कितने बन गए? 1 2, इधर 4 और एक 5। फ्रैक्शन कितने मिले? प्रोडक्ट तो चलो x मान लेते हैं 5। फ्रैक्शंस बताएं जरा, y नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। कौन एनैंशोमेरिक पेयर बन रहा है? बना कहीं रेसिमिक मिक्सचर? नहीं बना। यहाँ पे भी जो आप प्लस प्लस कर रहे हो उसका एनैंशोमेर तो माइनस माइनस होता ना, ये दोनों तो क्या है? डाइस्टीरोमर्स। तो जितने प्रोडक्ट्स बने उतने ही फ्रैक्शंस मिले। समझ आया कुछ? इस पे भी एक क्वेश्चन बहुत ही एडवांस में टिपिकल आया हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन दिया था, शीट है किसके पास ORM2 की? नहीं 1 की नहीं, 2 की। ORM2 की है? ये तो GOC2 है बेटा। कोई बात नहीं, देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। मतलब वो क्वेश्चन जो है ना, वो इस लेवल से भी काफी टफ है। मैं वैसा एक क्वेश्चन करा देती हूँ, पर मुझे क्या यही डर है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बोलो। हाँ चलेगा, चलो देख लेते हैं इसी में। देने बेटा, ORM सेकंड की शीट है ना, एग्जैक्ट उसी तरह का। ये लास्ट ईयर की है ना?
इसमें क्यों नहीं दिया है? एडवांस लेवल में होना चाहिए। ऑनलाइन आ गया। हाँ है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एंशोमेरिकली प्योर, इसी तरह का सवाल है, आप लोग यही करके देखें। HBr मिथाइल 1 मोल दिया है, इन एंशोमेरिकली प्योर लिख के भी दे दिया। हालांकि हमें पता चल रहा है अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही एंशोमर है ना, जैसा वो सवाल किया हमने। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अगर इसमें ब्रोमिनेशन कराते हैं हम 300 डिग्री, 1 मोल तो इसलिए दिया है कि ताकि आप यहाँ पे देख लें कि आपको, हालांकि एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो फर्स्ट जो बनेगा वो मोनोब्रोमिनेशन से बनेगा। नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट पूछे हैं देना पीछे। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सारे नहीं बनाने, कंपाउंड क्या बनाएंगे, जो फर्स्ट बनेगा उसी के बारे में पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन समझ में आया? सेम उसी तरह से है, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, ठीक है, उस पे आपको चेंज तब तक नहीं करना जब तक कि उस पे अटैक नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं। इतना काम आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 एंड 5, कितने पोजीशन है जहां पे ब्रोमीन आ सकता है? सारी पोजीशन ही तो डिफरेंट है। अब इन सब पे आप ब्रोमिनेशन करा के चेक करो कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनमें से कौन कायरल होंगे। देखो हमें टोटल प्रोडक्ट पूछे होते हैं तो डेफिनेटली हमें बनाना था यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, हाँ मोल है में दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको एक बार रिएक्शन करानी है। ठीक है, एक बार रिएक्शन क्यों करानी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट ही पूछा जा रहा है ना, पॉसिबल प्रोडक्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं। अमाउंट का हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने क्वेश्चन बताया कि मीथेन में जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव तक बनता है, लेकिन उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन रहता है, मोनोक्लोरो ही रहता है। ठीक है, अमाउंट उसी का ज्यादा रहेगा। बस हमने पॉसिबिलिटी की बात की कि हम उस रिएक्शन को रोक नहीं सकते, इसलिए पॉसिबल प्रोडक्ट सब बनेंगे। तो जब भी सवाल केवल इस तरह से पूछा जाए तो आपको मोनोब्रोमो या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही पूछा जा रहा है। चलो कायरल पूछा है, पॉइंट क्या आता है कि टोटल नहीं पूछा है ना, टोटल पूछते तो फिर हम सारे बना के देखते। अब सिर्फ क्या पूछे, कायरल कितने बनेंगे। तो यहां से चेक कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट हम करके देखें। 1 पे कराओगे तो बस यही कायरल रहेगा, एक गिन लो सीधे। यहां हम लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ ब्रोमिनेशन और इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसे नहीं समझ में आए तो बोल देना, बना के भी समझा दूंगी। नंबर 1, पहली पोजीशन पे जब अटैक हो रहा है ब्रोमीन का तो कायरल गिन लेते हैं, नॉट प्रोडक्ट। एक कायरल माना जाएगा कि नहीं, ब्रोमीन 1 पे आया तो ये तो कायरल ही है ना अपना, जो पहले से नंबर 4 पे ब्रोमीन है। नहीं आया क्या समझ में? अब नंबर 2 पे हमने ब्रोमिनेशन कराया। नंबर 2 पे, एक मिनट रुक जाओ, नंबर 2 पे जब ब्रोमीन लगाओगे तो 2 कंपाउंड बनेंगे, R और S। देखो ऐसे बनाते हैं, CH3 ये बन गया CHBr, और इधर आपके पास पूरा का पूरा क्या है, नहीं बीच में CH2 है, फिर पूरा का पूरा ये ग्रुप है, ब्रोमीन H और मिथाइल, यही है। क्लियर? अब इसमें जब आप ब्रोमीन को इस साइड रखोगे तब तो मीजो बन गया ना, और जब ब्रोमीन को अपोजिट साइड रखोगे तब क्या बनेगा, कायरल बनेगा तब। तो जो 2 कंपाउंड बने उसमें से एक मीजो है, कौन सा वाला आया समझ में? अब तो बना के देखना पड़ेगा। तो जैसे ही सेकंड पे आपने बनाया तो 2 प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट्स तो 2 बने, लेकिन उसमें से एक क्या था, मीजो, और एक था कायरल।
समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक टोटल इसको तो काटना पड़ेगा। कायरल कितने हुए अभी तक? 2 ही हुए हैं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, नंबर 3 पे कराते हैं। अब देखो नंबर 3 पे ब्रोमिनेशन कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तो इथाइल है और नीचे मिथाइल है, क्या कभी सिमेट्री आएगी? मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 है, CH2 CH3 लिखते हैं, और फिर आपने थर्ड पे ब्रोमिनेशन कराया, तो चाहे ब्रोमीन लेफ्ट साइड आए चाहे राइट साइड आए, ये कभी मीजो बनेगा क्या? सिमेट्री नहीं है ना, टॉप और बॉटम के ग्रुप ही सेम नहीं है, तो दो प्रोडक्ट जो बनेंगे दोनों ही कायरल होंगे, तो यानी नंबर थर्ड से आपको 2 मिलेंगे और दोनों के दोनों कायरल होंगे। नंबर 4 पे जब आप कराओगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन अकायरल हो गया, फोर्थ पे ही ब्रोमीन आ गया, तो हम इसमें कायरल गिन रहे हैं, है ना? यहां से मीजो को काटा, काट ही दें फोर्थ पे। नंबर 5 पे कराते हैं तो ये तो अपना कायरल ही बना रहेगा ना, फोर्थ वाला, 1 लिख दे। क्लियर हो गया? तो 5 कहाँ हुए? 1 2, हाँ 2 4 और 1 5, सही है, 5 हो गए। आया समझ में? तो ये एडवांस लेवल पे आप मतलब ये समझ लो कि कहाँ तक पूछा जा सकता है। जेई का सवाल जानबूझ के इसलिए कराया है कि अगर हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन जनरल अगर हम क्लास में कराते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते कि अरे ऐसे सवाल थोड़ी आएंगे, इसीलिए जेई की ही आपको एक्सरसाइज 3 से ये क्वेश्चन कराया ताकि आप लेवल जान लो कि एडवांस का लेवल तो ये है। हाँ, मेंस लेवल तक स्टीरियो से कोई मतलब नहीं रखते, वो कुछ नहीं पूछते स्टीरियो से, पर जैसे एडवांस पे आते हैं तो हर रिएक्शन में स्टीरियो इन्वॉल्व वो कर ही देते हैं। स्टीरियो डालते ही ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, एकदम यहां से यहां पहुंच जाता है। खुद ही देख लो ना, इसमें खाली ब्रोमिनेशन कराना है तो करा लेंगे, प्रोडक्ट्स आपको ये देखने कहाँ बनेगा, लेकिन जैसे ही उसमें ये जोड़ दिया, टोटल भी नहीं पूछे, ये जोड़ दिया कि इसमें से बस कायरल ढूंढ के बताओ, तो ज्यादातर बच्चों की गलती क्या होती है कि गिनते वक्त इसको नहीं ध्यान रख पाते, बाकी तो फिर भी कर लेते हैं। तो फिर से वही, जैसे वार्निंग लिखी होती है ना किसी भी चीज के नीचे, तो इन सवालों में यही वार्निंग है कि बना के देखना हमेशा, है ना? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो इस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं जान सकते वर्बल करके, हम नहीं करते वर्बली, एक बार बना के देख ही लेते हैं कि कायरल सेंटर कहाँ पे बन रहा है और दूसरी जगह तो कहीं और क्रिएट नहीं हो गया। और करना है ऐसे क्वेश्चन? चलो मैं तो यही करा रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। अब उसी में सारे बनाएंगे, बनाने तो वैसे भी सारे हैं, लेकिन उसमें हम ये काउंट कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा कि कायरल सभी हैं या नहीं। न्यूमैन प्रोजेक्शन देने का मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ हो गया, वो क्वेश्चन इजी ही है, न्यूमैन से फिशर बना लो बस, आता है बनाना? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो बस एक स्टेप और बढ़ा दिया कि न्यूमैन बना के दिया है तो फिशर बनाओ अपने आप।
कैसे बनाते हैं आप लोग न्यूमन से फिशर? वैसे आइडियल तरीका तो ये होता है ना, फुल एक्लिप्स बनाते हैं, फिर जो ग्रुप जिसके पीछे आता है वो आमने सामने लाइंस पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फुल एक्लिप्स बनाऊं तो पीएच के पीछे कौन जाएगा? मिथाइल, ठीक है। पीएच के इधर एच है और इधर मिथाइल है, तो इस मिथाइल के पीछे एच और इस एच के पीछे एच, ये बनेगा। अब इससे वापस एक चीज फिक्स हो गई कि ये वाला कायरल सेंटर, ये तो कायरल नहीं है पर ये तो कायरल है, इसका ओरिएंटेशन फिक्स है। तो जैसे इसमें दिया था फिक्स, इससे पहले क्वेश्चन में दिया था मैंने, वो उसी तरह का क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ हम सनलाइट के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। तो 1 2, ये एच भी हट सकता है ना, 3 एंड 4, कितने तरह की पोजीशन आ गई? 4। अब चारों पे हम एक एक बार करके देखते हैं। तो जब नंबर 1 पे करेंगे सीधा इसी तरह से करें। जब आप नंबर 1 पे करेंगे CH2Br आएगा, तो ये तो अपना कायरल ही रहेगा, है ना। तो पोजीशन इधर ही मिटा देती हूँ। जब आपके पास या कायरल हटा देते हैं, पोजीशन नंबर 1 पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितना गिना जाएगा? 1, और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ वो भी कैसा होगा? कायरल होगा। समझ आया? बना के दिखाऊं? यहाँ पे लगा देना बस CH2Br, ये आपका कायरल ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2, अब इस पे देखो, जब नंबर 2 पे H हटा के आप लगाने वाले हो ब्रोमीन, तो ये कार्बन की कायरलिटी खत्म हो गई, ये रेडिकल में बदलेगा ना। पहले रेडिकल तो प्लेनर होता है, तो उस पे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो जब कायरल कार्बन का बॉन्ड तोड़ देते हैं तो उसकी कायरलिटी चली जाती है। अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों तरफ से ब्रोमीन आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको एक बार समझा देते हैं। ये CH2 CH3 था, ये PH था, ये मिथाइल था, यहाँ रेडिकल बनाया आपने। अब इस पे जब ब्रोमीन आएगा तो दोनों साइड से आ सकता है। क्लियर? ब्रोमीन लिखा ना, हाँ। तो सेकंड पे कितने प्रोडक्ट गिनेंगे? 2, और वो दोनों क्या होंगे? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। नंबर 3 पे कराओ। नंबर 3 पे जैसे ही आप कराओगे ब्रोमिनेशन, कायरल हो जाएगा। ये ऊपर पहले से कायरल था, प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। जैसे ये R था तो RR RS, सपोज ये R था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं तो PH H मिथाइल तो फिक्स रहेगा, ब्रोमीन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अपने ओरिएंटेशन बदल सकता है। तो प्रोडक्ट तो 2 बन गए, लेकिन इनैंशियोमर नहीं बने, डाइस्टीरियोमर बने। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट 2 बने, लेकिन इस बार हम क्या लिखेंगे? डाइस्टीरियोमर्स। लास्ट है नंबर 4। नंबर 4 ये अपना कंपाउंड है फिक्स, इसको अलग कर ले। नंबर 4 पे जब ब्रोमिनेशन कराओगे, कोई बात नहीं, ये कायरल था, कायरल ही बना रहा है, तो नंबर 4 से एक ही मिलेगा और वो भी कैसा होगा? कायरल। तो अगर ये पूछा जाए कि आपको कितने कायरल प्रोडक्ट्स मिले, तो इसको कायरल मत गिनना, रेसिमिक मिक्सचर कायरल नहीं होता, समझ गए? डायस्ट्रियोमेरिक कायरल होता है। क्लियर ये पॉइंट? तो कायरल प्रोडक्ट्स और कंपाउंड कितने बन रहे हैं उसमें अंतर होता है। हर एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो टोटल देखा जाता है, तो जहां रेसिमिक बनता है उसे कायरल प्रोडक्ट नहीं मानते कभी भी। समझिए ये बात? तो टोटल कितने हो गए? हम तो फिलहाल टोटल काउंट कर रहे हैं। 1 इधर हो गए आपके पास, 5 एंड 1 6। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी तो ये काम आएगा। ये गया फ्रैक्शन 1 में, ये दोनों फ्रैक्शन 2 में, ये दोनों फ्रैक्शन 3 और 4 में। डायस्टीरियोमर्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग रखेंगे, तो फ्रैक्शन कितने आए? 5। ठीक है। चलो 2 आप लोगों को दे रही हूँ, करके लाना अपने आप से।
वही करना है, टोटल प्रोडक्ट्स और टोटल फ्रैक्शंस एक्स और वाई। आसान दिए हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई फिशर वगैरह बना के नहीं दिया। इसके अलावा आप एक्सरसाइज 3 वैसे लेंदी है, अगली क्लास कब है, परसों थर्सडे को है शायद, अब तो नहीं, कल नहीं है, कल नहीं है, कल तो डेमो वगैरह लगे, मतलब परसों है अब क्लास। तो एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 कर लो, इतना ही कर लेते हैं, धीरे धीरे डिस्कस। पार्ट 1, अच्छा, और पार्ट 2 में तो पूरा ही कर लो फिर, ठीक है। ORM 1 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, और ये दोनों क्वेश्चन करने हैं बस। थैंक यू।